हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानवाणी। मैं आपका दोस्त शंभू। आज हम लोग बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों पर। आपको पता ही है कि पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी के बीच लड़ा गया और 20 साल के बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध की ज़रूरत पड़ गई। इसके बुनियादी कारणों में हम लोग देखेंगे कि कई कारण हैं, लेकिन सबसे पहले कि यह लड़ा क्यों गया। तो ये लड़ा गया क्षेत्र विस्तार, आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए व सम्मान के लिए लड़ा गया, जिसको हम लोग आगे जब कारणों पर प्रकाश डालेंगे तो समझ में बात आ जाएगी। अब बताते हैं बुनियादी कारण में कि वर्साई की संधि, आर्थिक मंदी, तानाशाह की राजनीति, शस्त्रीकरण, इंग्लैंड की तुष्टीकरण की नीति, ये सारे कारण जो है इसके जिम्मेदार हैं। बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि कौन कौन कारण है। पहला हम लोग वर्साई की संधि को देखते हैं कि क्या था ये। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस में एक शांति सम्मेलन बुलाया गया। इसमें जो निर्णय लिए गए, इसमें ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी व उसके अन्य सहयोगियों पर इतना कठोर और अपमानजनक संधि ला दी कि उन देशों के लिए उपयुक्त संधि को तोड़ना आवश्यक हो गया। वर्साई की संधि के तहत जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराया गया और उस पर अपार आर्थिक दंड थोप दिए गए। उस समय विवश जर्मनी इस कठोर और अपमानजनक संधि को अस्वीकार करने की स्थिति में नहीं था। यह बात बिल्कुल स्पष्ट था कि जर्मनी किसी भी तरह इस करार को तोड़ देना चाहता था। युद्ध के वर्षों में जर्मनी की अर्थव्यवस्था बुरी तरह तहस नहस हो चुकी थी, मगर उसकी क्षतिपूर्ति की बात किसी ने नहीं सोची। जर्मनी के कुछ भूभाग जो हैं, जैसे अल्सेस है, लॉरेन है, सार है, राइनलैंड है, ये इत्यादि फ्रांस को जो है दे दिया गया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सामरिक रूप से वो काफ़ी महत्वपूर्ण, संवेदनशील थे। इनका सम्मिलित प्रभाव जर्मनी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला और अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करने वाला सिद्ध हुआ। इस घोर आर्थिक अभाव और सामाजिक असंतोष के कारण जर्मनी में राजनीतिक अस्थिरता खतरनाक रूप से फैलने लगी। जर्मनी के नाजीवाद के उद्भव के संदर्भ में इसे देखा जा सकता है। जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के समय वाइमर गणतंत्र की स्थापना की गई थी और वाइमर गणतंत्र पर वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने का आरोप था। अतः वर्साई की संधि को भंग कर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जर्मनी की प्रतिष्ठा को स्थापित करना हिटलर का मुख्य उद्देश्य बन गया और अपने विस्तारवादी कार्यक्रम के तहत उसने इस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया, जिसका कारण बना द्वितीय विश्व युद्ध। दूसरा जो है हम लोग देखते हैं कि मुसोलिनी और जो फासिस्टवाद है या अधिनायकवाद है, इसकी भी क्या भूमिका रही। प्रथम विश्व युद्ध में इटली जो है मित्र राष्ट्रों की तरफ से शामिल हुआ था, परंतु पेरिस शांति सम्मेलन में उसे वायदे के अनुसार कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। फलस्वरूप वह असंतुष्ट हो गया। इटली निवासियों में असंतोष को दूर करने और साम्राज्य प्रसार के उद्देश्य को लेकर मुसोलिनी ने अपनी अधिनायकवादी फासिस्ट सत्ता स्थापित की। अब उसने वर्साई की संधि के प्रावधानों का विरोध करना शुरू किया। इसी क्रम में उसने अबिसिनिया पर आक्रमण कर राष्ट्रसंघ को चुनौती दे दी। अब राष्ट्रसंघ की भी जो है देखेंगे कि क्या असफलता कैसे साबित हो रही है। पेरिस शांति सम्मेलन में सामूहिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति हेतु राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी और प्रारंभ में पराजित राष्ट्रों को इसकी सदस्यता से वंचित रखना इस बात का द्योतक हो गया कि राष्ट्र संघ विजयी राष्ट्रों का गुट है। रूस राष्ट्र संघ को पश्चिमी राष्ट्रों का साम्यवादी रूस के विरुद्ध एक षड्यंत्र मानता था। मित्र राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ को अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए प्रयोग किया। जापान ने जब मंचूरिया पर अधिकार किया तो राष्ट्र संघ विधवा स्त्री की तरह हाथ पांव पीट कर रह गया। छोटे छोटे राष्ट्रों को राष्ट्र के संघ के सुरक्षा पाने का विश्वास समाप्त हो गया। राष्ट्र संघ की असफलता ने द्वितीय विश्व का आगाज कर दिया। अगला कारण जो हम लोग देख सकते हैं वो है शस्त्रीकरण, ठीक है, सैन्यवाद, ये सारे कारण। इसमें क्या है कि पेरिस शांति सम्मेलन वर्साई की संधि के तहत जर्मनी का पूर्णतः शक्तिहीन करने के लिए निशस्त्रीकरण की योजना लागू की गई थी।
यद्यपि मित्र राष्ट्रों ने व्यापक निशस्त्रीकरण की बात की थी जिससे सामूहिक सुरक्षा स्थापित हो सके, किंतु यह निशस्त्रीकरण योजना सिर्फ पराजित राष्ट्रों के संदर्भ में लागू की गई। इटली और जर्मनी ने आगे चलकर निशस्त्रीकरण सम्मेलन में अपने को अलग कर लिया और सैन्यकरण पर बल दिया। इस तरह शस्त्रीकरण की भावना का विस्तार हुआ। इसी संदर्भ में चर्चिल ने कहा कि यदि वर्साई की संधि की निशस्त्रीकरण संबंधी धाराओं का 1934 ईस्वी तक कड़ाई से पालन किया जाता तो हिंसा या रक्तपात के बिना शांति एवं सुरक्षा की अनिश्चितकाल तक रक्षा की जा सकती थी। अगला जो एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी जो है पूरे विश्वव्यापी ये संकट था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सभी देशों की आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई थी। युद्ध, व्यय एवं कर्ज की राशि अत्यंत बढ़ गई थी। अतः पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मनी से पराजित राष्ट्रों के साथ क्षतिपूर्ति संबंधी संधियां कर संकट दूर करने का प्रयास किया गया। युद्ध के समय प्रचारित राष्ट्रीयता की भावना से लोग अपने देश में बनी चीज़ों का व्यवहार में लाने लगे तथा आपसी तनाव और आत्मविश्वास के कारण आयातों पर प्रतिबंध लगाया गया। फलतः देशों के निर्यात में कमी आई और व्यापारिक असंतुलन पैदा हो गया। अमेरिका ने यूरोप की आर्थिक दशा सुधारने के लिए बड़ी मात्रा में ऋण दिया। इस तरह लगभग संपूर्ण यूरोप की अर्थव्यवस्था अमेरिकी ऋणों पर निर्भर हो गई। इसी समय 1925 के आसपास अमेरिका में सट्टेबाजी की प्रवृत्ति बढ़ी जिससे यूरोप के देशों से धन अमेरिका वापस जाने लगा। यूरोप की अर्थव्यवस्था पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और 1929 में अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज के पतन ने अमेरिका सहित तमाम देशों को आर्थिक संकट में डाल दिया, जो इतिहास में 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग उग्र राष्ट्रवाद, नाजीवाद और हिटलर, ये सारे इसी में एक साथ हम लोग देखते हैं कि आर्थिक संकट का सबसे बुरा परिणाम लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर पड़ा, क्योंकि बेकारी, असंतोष, असुरक्षा एवं अस्थिरता की समस्याओं को लोकतांत्रिक सरकारें सुलझा नहीं पाई। आर्थिक राष्ट्रीयता ने अधिनायकवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। जर्मनी में हिटलर ने तो इटली में मुसोलिनी ने इस नए चिंता के वातावरण का लाभ उठाकर तानाशाही सरकार की स्थापना की। इसके अतिरिक्त स्पेन, पुर्तगाल में भी तानाशाही सरकारें स्थापित हुई। इन सरकारों ने धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया तथा बेरोजगारी आदि दूर करने के क्रम में अस्त्र शस्त्र के निर्माण तथा सैन्यवाद पर बल दिया। बाजारों की स्थापना हेतु विस्तारवादी नीति को अपनाया गया। जापान के मंचूरिया तो इटली के अबिसिनिया, जर्मनी के अखिल जर्मन साम्राज्य के संदर्भ में इसी विस्तारवादी और आक्रामक नीति को समझा जा सकता है। इस तरह सैन्यवाद, शस्त्रीकरण, उग्र राष्ट्रवाद, आक्रामक विस्तारवादी नीति ने अंतर्राष्ट्रीय तनावों और संघर्षों का बढ़ाया और इन्हीं परिस्थितियों का सम्मिलित प्रभाव द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में हमें नजर आता है। इसके बाद अगला जो सबसे महत्वपूर्ण कारण नजर आता है वो इंग्लैंड की तुष्टीकरण की नीति, और इसी के द्वारा जो है गुटों का निर्माण होता है। कैसे देखते हैं इसको कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए काफ़ी हद तक ब्रिटेन के तुष्टीकरण की नीति उत्तरदायी रही। वस्तुतः पश्चिमी पूंजीवादी देश इस बात को भलीभांति समझते थे कि उनके हितों को सबसे बड़ा खतरा साम्यवादी सोवियत संघ से होगा और इस कारण साम्यवाद के विनाश के लिए वे सभी उचित अनुचित साधनों का प्रयोग करना गलत नहीं समझते थे। ब्रिटेन का मुख्य लक्ष्य फासिस्ट शक्तियों को सोवियत संघ के खिलाफ खड़ा करना था। इसी क्रम में ब्रिटेन ने जापान, इटली, जर्मनी जैसे साम्यवादी विरोधी देशों द्वारा की गई अंतर्राष्ट्रीय संधियों के उल्लंघन को न सिर्फ नज़रअंदाज किया बल्कि एक के बाद एक की गई आक्रामक कार्रवाइयों को माफ़ भी किया। इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने उनकी तमाम अवांछित मांगों को पूरा किया। 1938 का म्यूनिख समझौता, जिसमें पता ही है कि सुडेटनलैंड थे उस पर जर्मनी का अधिकार को स्वीकार कर लिया गया था। यह तुष्टीकरण की नीति की पराकाष्ठा थी। चीन के मंचूरिया क्षेत्र पर जापानी आक्रमण की उपेक्षा इसी आधार पर की गई थी। ब्रिटिश नेताओं का मानना था कि जापान वास्तव में चीन के विरुद्ध नहीं वरन सोवियत संघ के विरुद्ध बढ़ने
की तैयारी कर रहा है। इटली के साथ तुष्टीकरण का मुख्य आधार यह था कि ब्रिटेन अपने विश्वव्यापी साम्राज्य व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कायम रखने के लिए भूमध्य सागर के क्षेत्रों को भी खतरों से सुरक्षित रखना चाहता था। जहाजी बेड़े के पूर्वी एशिया में सुरक्षित आवागमन के लिए इटली के साथ मैत्री और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में शांति के नितांत आवश्यक थी। इन्हीं सब कारणों से तथा मुसोलिनी के कम्युनिस्ट विरोधी होने के कारण अबिसिनिया पर इटली के आक्रमण को अनदेखा किया गया था। इसके बाद देखते हैं कि हिटलर का क्या है। जर्मनी के साथ तुष्टीकरण का मुख्य कारण यह था कि ब्रिटेन अपने व्यापार में वृद्धि करने के लिए जर्मनी का औद्योगिकरण पुनर्निर्माण करना आवश्यक समझता था। जर्मनी में ब्रिटेन के माल की अच्छी खपत होती थी। इस व्यापारिक लाभ के लिए वह जर्मनी को पुनः शस्त्रीकरण के कार्यक्रम में मदद देने लगा था। ब्रिटिश नेताओं का यह भी विचार था कि पश्चिमी यूरोप को साम्यवादी प्रसार से बचाने के लिए जर्मनी का शक्तिशाली होना जरूरी है। तभी जर्मनी का प्रयोग एक बांध के रूप में किया जा सकता है। लेकिन फ्रांस जर्मनी के शस्त्रीकरण के विरुद्ध था। अतः ब्रिटेन के तुष्टीकरण की नीति ने ब्रिटेन और फ्रांस की मिलीजुली कार्रवाई तानाशाहों के विरुद्ध नहीं होने दी। हिटलर ने जब वर्साई की संधि के निशस्त्रीकरण उपबंधों का त्याग किया तो उसका विरोध करने में ब्रिटेन ने फ्रांस का साथ नहीं दिया, वरन उसने जर्मनी के साथ एक नौसैनिक समझौता भी कर लिया। इससे हिटलर का हौसला बढ़ा और उसने राइनलैंड पर अधिकार कर लिया। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नीति तुष्टीकरण की नीति की पराकाष्ठा थी, जिसमें म्यूनिख पैक्ट के तहत हिटलर की सुडेटनलैंड की अनुचित मांग को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप हिटलर की महत्वाकांक्षा और बढ़ गई और इसी क्रम में उसने पोलैंड पर आक्रमण कर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी। इस तरह तुष्टीकरण की नीति ने सामूहिक सुरक्षा की धारणा को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद गुटों का बात जब करें तो चेम्बरलिन का मानना था कि हिटलर और मुसोलिनी के उद्देश्य सीमित हैं और ये 1919 के अनुचित प्रावधानों को सुधारना चाहते हैं। हिटलर सिर्फ वर्साई की अनुचित बातों को सुधारना चाहता है, तो मुसोलिनी की इच्छा बस उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका में उपनिवेशों को पाने तक सीमित है। यदि उनकी इन इच्छाओं और मांगों को पूर्ति कर दी जाए तो वो शांत हो जाएंगे, लेकिन उसका यह विचार गलत धारणा पर आधारित था। उसकी सबसे बड़ी भूल यह थी कि वह यह समझता था कि हिटलर और मुसोलिनी की तृष्णा व आकांक्षा को कुछ ले देकर शांत किया जा सकता है। उसका यह भ्रांत विश्वास था कि छोटे राष्ट्रों को भेड़िए के आगे डालने से उनको संतुष्ट किया जा सकता है, पर वे यह नहीं समझ सके कि एक बार लहू का स्वाद लग जाने पर तृष्णा कभी पूर्ण नहीं होती। जितना तुष्टीकरण किया जाएगा उतना ही असंतोष बढ़ेगा। चर्चिल ने भी लिखा है कि तुष्टीकरण की नीति का एक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम यह हुआ कि हिटलर को यह विश्वास हो गया कि ब्रिटेन और फ्रांस उसके विरुद्ध युद्ध करने में सक्षम नहीं है। और दो गुटों का इधर निर्माण हुआ। एक गुट में जो है क्या कहते हैं आपको इटली है, जापान है, बाद में रूस भी सम्मिलित हो गया, जर्मनी तो है ही है। और दूसरे गुट में जो है इंग्लैंड है, चेकोस्लोवाकिया है, पोलैंड है, बाद में इसमें अमेरिका भी सम्मिलित हो गया। इस तरीके से गुट ने जो है गुटों ने भी जो है इसको क्या कर रहे हैं बढ़ाने में आगे बढ़ाया। तात्कालिक कारण में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस वही है कि जो है 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया। 3 सितंबर को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हुए चेम्बरलेन ने आगे की कार्रवाई निश्चित की और यह विश्व युद्ध का आगाज हो। धन्यवाद।